प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पीछे देखा था अभी संसाधनों के प्रकार, तो आइए हम विस्तार से इनको पढ़ते हैं अब। तो सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर। तो मैंने बताया था आपको उत्पत्ति के आधार पर भी हम संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, यानी कि जिस चीज़ में जीवन है, चाहे वो वनस्पति है, जीव जंतु है, कोई भी चीज़ है जिसमें जीवन है, वो क्या है? सब जैव संसाधन है। जिसमें पेड़ है मान लो, तो पेड़ों को हम उनको काट के, मशीनों के द्वारा उनको काट के अपने घर का फर्नीचर बनाते हैं, है ना? तो वो भी एक संसाधन है। और वैसे मान लीजिए पशु हैं, तो पशु हमें दूध देते हैं। दूध से जो है बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दूध से मक्खन अलग किया जाता है, तो ये भी क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब अजैव संसाधन में जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कोई धातु है, कोई चट्टान है, कोई पत्थर है, इसमें जीवन नहीं है, तो वो किस में आएंगे? अजैव संसाधनों में। ठीक है, उसके बाद आता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब कब खत्म होगा यह और कब तक रहेगा, इसके आधार पर नवीनीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब ये वो संसाधन हैं जिनको हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, जल है ना? और उसके बाद आता है अनवीनीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इन संसाधनों का विकास है मतलब ये ऐसे संसाधन हैं, इनको बनाने में, इनको प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ये जैसे जीवाश्म ईंधन है, खनिज हैं, इनको बहुत लंबा समय लगता है इनको बनाने में, और ये बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। और ये ऐसे संसाधन हैं जिनको कि अगर हम एक बार प्रयोग में ले आएंगे तो फिर इनको दोबारा इनका प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया था पेट्रोल है, कोयला है, वो सब किस में आते हैं? अनवीनीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला आता है, आप देख रहे होंगे, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, एक तरह से कह सकते हैं मालिकाना हक या अधिकार। मतलब कोई संसाधन जो हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास उपलब्ध है, तो उस पर हक किसका होगा, उस पर अधिकार किसका होगा? तो सबसे पहला आता है इसमें व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान चुकाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन तो एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी निजी प्रॉपर्टी है, यानी मान लीजिए हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारी मोटरसाइकिल, जो हमारा खुद का है, जिसे कोई और यूज नहीं कर सकता। मतलब वो संसाधन जिस पर सिर्फ हमारा या किसी एक परिवार का, मान लीजिए, या किसी एक आदमी का हक हो, वो कैसे संसाधन होंगे? वो व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की शामिलात भूमि, जैसे मतलब शमशान भूमि है, तालाब है, या शहरों में देखा होगा आपने पार्क हैं, खेलने के मैदान हैं। तो ये कैसे संसाधन है? ये सामुदायिक संसाधन है, मतलब पूरे समाज के संसाधन है। ऐसे गांव में होगा एक तालाब है, उसमें पूरा गांव पानी भरने जाएगा, या जो भी इसका यूज होगा पूरा गांव करेगा, कि कोई एक आदमी का उसमें अधिकार नहीं होगा। उसके बाद आता है अगला राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी
या सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। अगर देखा जाए तो एक तरह से जो भी संसाधन है, चाहे वो व्यक्तिगत हों या सामुदायिक हों, वो कैसे हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं तकनीकी तौर पे। मतलब उन संसाधनों को सरकार कभी भी आपसे या समुदाय से ले सकती है अगर उसे ज़रूरत है उस चीज़ की, और उससे लेकर के बहुत सारे लोगों का उसमें भला हो रहा है या बहुत सारे लोग उसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको आपसे वो ले सकती है। तो देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास जैसे सड़क बनती है, नहर की खुदाई होती है या नई रेलवे लाइन पड़ती है, तो उसमें खेत जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के खेत जाते हैं। तो वो खेत क्या था, हमने देखा था पीछे कि व्यक्तिगत संसाधन है, लेकिन अब क्या हो गया, ये राष्ट्रीय संसाधन हो गया, है ना। तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय संसाधन में जैसे मान लीजिए हमारा देश जैसे भारत है, तो जैसे समुद्र के किनारे जो देश बसे हुए हैं, जो समुद्री सीमा है, तो समुद्री सीमा, अब मान लीजिए समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो समुद्र में भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो समुद्र में मिलती हैं। तो उसमें क्या है कि जो देश है उसकी 200 किलोमीटर की जो सीमा होगी, मान लीजिए ये देश है और यहाँ से दो ये आपका मान लीजिए पूरा वो है समुद्र है, तो इस देश की सीमा से 200 किलोमीटर की सीमा तक जो भी संसाधन होंगे वो इस देश को प्रयोग करने के लिए उसका अधिकार होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा स्वामित्व वाला संसाधन। उसके बाद अगला आता है विकास के आधार पर। पहला है संभावी संसाधन। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर से भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। मतलब संभावी संसाधन, संसाधन तो हैं लेकिन उस कैसे हैं, संभावी हैं, हम उनका प्रयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। जबकि वहाँ पर संसाधनों का अगर उनका हम प्रयोग कर लें अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से तो उसका बहुत हमें बेनिफिट या लाभ मिल सकता है। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन होते हैं। मतलब वे संसाधन जिनके बारे में हम जान चुके हैं, कोई सर्वेक्षण मतलब कोई खोज की जा चुकी है कि ये बहुत सीमित मात्रा में है और ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का, ऐसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, तो पेट्रोल का भविष्य में देखा है तो बहुत ज़्यादा इसका भविष्य नहीं है ना। तो ऐसे जो संसाधन हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं उनको हम किस में रखते हैं और वो हमें अभी हम वर्तमान में उनका प्रयोग कर रहे हैं और भविष्य में वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे क्या है, वो विकसित संसाधन में आते हैं। उसके बाद आता है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं। भंडार में शामिल हैं उदाहरण के लिए जैसे जल, दो गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, तो भंडार में मतलब वो संसाधन आएंगे जो जिसका भंडार तो बहुत है, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, हमारे ज़मीन के अंदर, हमारे जल के अंदर,